ब्रॉट यू बाय बैद्यनाथ कश्मीर केसर। बैद्यनाथ कश्मीर केसर इस दिवाली बस मिठाई नहीं, बांटो स्वाद और खुशबू भी। वैसे तो ये साल आईपीओ के लिए कुछ खास नहीं रहा है, मगर जुलाई से आईपीओ मार्केट में एक बार फिर से बहार दिखने लगी है। नेटवेब आइडिया 4 के आईपीओ से निवेशकों को 80% से ज्यादा का लिस्टिंग एड मिला है। माने 1 लाख लगाने वाले को 1,80,000 मिले, यानी 80,000 का फायदा। इसलिए इन्वेस्टर्स के बीच एक बार फिर से आईपीओ का खुमार चढ़ गया है। वैसे तो हमने पहले भी आईपीओ के बारे में अलग अलग वीडियोस में आपको बता रखा है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आईपीओ पर ही बात करेंगे। जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं उनके लिए नई जानकारी होगी, और जिन्हें आईपीओ मार्केट का एबीसीडी पता है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। आईपीओ क्या है, तो शुरू करते हैं देवी प्रसाद की कहानी से। देवी प्रसाद एक पान की दुकान खोलता है, बनारसी पान भंडार, वो भी अपने दम पे। देवी प्रसाद को इसमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है, तो अब वो सोचता है कि क्यों ना लोन लेकर पान की दुकान को बड़ा करते हैं, इसे एक परचून की दुकान बनाते हैं। लेकिन एक दिक्कत है, उसे कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है। मिल भी रहा है तो आधा अधूरा, जहां मिल रहा है वहां मोटा ब्याज लग रहा है, तो कहीं सिक्योरिटी के नाम पर उससे दुकान ही गिरवी रखनी पड़ रही है। सारे धक्करम देखने के बाद देवी प्रसाद का मन उतर सा जाता है और वो अंत में दुकान बढ़ाने का प्लान किनारे रख करके वापस से पान बेचने में लग जाता है। एक दिन उसके पास पान खाने असलम चचा आते हैं। बोलते हैं, पान की दुकान तो बहुत अच्छी लगाई है, यहाँ पर परचून की दुकान खोल लो, आधे पैसे मैं दे दूंगा, मगर आधा प्रॉफिट भी मेरा होगा। बेशक असलम चाचा ने देवी प्रसाद के मन की बात छीन ली थी, लेकिन देवी प्रसाद माना नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास वैलिड रीजन है। दरअसल देवी प्रसाद ने अपनी दुकान को बहुत मेहनत से एस्टैब्लिश किया था, साथ ही उसकी दुकान पहले से मौजूद है जहां से उसे प्रॉफिट मिल रहा है। कम ही सही पर मुनाफा हो रहा है, तो सिर्फ आधे पैसे लगाकर असलम चाचा आधी कंपनी के मालिक बन जाएं, ये तो सही नहीं हुआ गुरु। लेकिन पिछले सारे पैसों का क्या, इसका जवाब कौन देगा? उसकी प्राइम लोकेशन का क्या होगा? 2 साल से जो उसने गुडविल कमाई है उसका क्या होगा? ये सारी तमाम चीजें ध्यान में रखकर तय किया जाता है कि आगे जो दुकान का रेनोवेशन का खर्चा होगा वो असलम चाचा देंगे, लगभग 5 लाख रुपए, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस से या लॉस होगा, दुकान में जो सामान आएंगे उसका 10% हिस्सा उनका रहेगा। अगर दुकान बिकती है तो उसका भी हिस्सा असलम चाचा का होगा। यूं 5 लाख रुपए में असलम चाचा को 10% की हिस्सेदारी मिल जाती है। अब देवी प्रसाद 4 ऐसे और लोगों की फिराक में है ताकि उन्हें भी 5-5 लाख में दुकान की 10-10% हिस्सेदारी दे दी जाए। यानी देवी प्रसाद अपनी दुकान की 50% हिस्सेदारी बेच के 25 लाख कमा लेता है। ये जो 50% हिस्सेदारी देवी प्रसाद ने बेची उसे ही शेयर मार्केट की भाषा में कहते हैं आईपीओ। आईपीओ का पूरा नाम होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। देवी प्रसाद अपने 50% हिस्सेदारी को बेचकर बेफिक्र हो जाता है और अपने डे टू डे के यानी रोजाना के काम में लग जाता है, यानी दुकान खोलना, दुकान का रिनोवेशन कराना, जो फायदा हुआ उसे 5 लोगों में बांटना। लेकिन जो बाकी के 5 लोग हैं वो अपने अपने हिस्से के शेयर को खरीदने बेचने लग जाते हैं। जैसे असलम चाचा ने अपने 10% के शेयर में से 5% शेयर 4 लाख रुपए में किसी और को बेच दिया। इससे इस तरह कोई 7वां इंसान उस कंपनी का हिस्सेदार बन गया। कोई और अपने शेयर नुकसान में बेचता है, क्योंकि उस समय देवी प्रसाद का बिजनेस घाटे में चल रहा होता है, इसलिए शेयरों के दाम जो है वो नीचे आ जाते हैं। कोई 10 के बदले अपने शेयर 12% में कर लेता है। यूं देवी प्रसाद के पास तो अपने 50% शेयर हमेशा रहते हैं, लेकिन बाकी के जो शेयर उन्होंने इनिशियली यानी शुरुआती समय में बेचे थे उनका व्यापार होना शुरू हो जाता है। शेयर मार्केट की भाषा में इसे ट्रेडिंग कहते हैं। वो आप देखते हैं ना, सेंसेक्स कभी ऊपर गया नीचे आया, ये ट्रेडिंग का ही हिस्सा होता है। क्योंकि आज हम ट्रेडिंग नहीं आईपीओ समझ रहे हैं, इसलिए अब यू टर्न लेकर वापस आते हैं आईपीओ पर। आईपीओ समझ लिया, बधाई हो, आपने सेमीफाइनल जीत लिया। अब आते हैं फाइनल प्रोसेस पर, यानी एप्लीकेशन प्रोसेस पर। अप्लाई करते समय निवेशकों का पाला कुछ बड़े बड़े टर्म से पड़ता है, जैसे कि लॉट साइज, कट ऑफ प्राइस, अप्लाई कैसे करें, कहां पर करें, कब करें, किन चीजों का ध्यान रखें, वगैरह वगैरह। इन सभी सवालों के जवाब भी हम आपको दे देते हैं, ताकि जीवन में कभी आईपीओ के लिए अप्लाई करना हो तो गूगल छानने में समय न गंवाना पड़े। अब शुरू करते हैं सवालों के साथ। पहला सवाल है, आईपीओ के लिए अप्लाई करें कैसे? आईपीओ में अप्लाई करने के लिए एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। समझ लीजिए कि ये एक किस्म का डिजिटल बक्सा होता है जिसमें शेयरों को रखा जाता है ऑनलाइन फॉर्म में। डीमैट खाता आप ऑनलाइन खुलवा सकते हैं। एक बार डीमैट खाता खुल जाए फिर आप कहीं से भी किसी से भी आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं या करवा सकते हैं। पेमेंट के लिए आप ऑनलाइन यूपीआई, जीपे, फोन पे जैसे तमाम ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बैंक सीधे अपनी वेबसाइट के जरिए अप्लाई करने की भी सुविधा देते हैं। अप्लाई करते ही आईपीओ के बराबर जो पैसा होता है वो आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है, यानी आप चाहेंगे भी तो उस पैसे को यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको आईपीओ में शेयर मिलते हैं तो आपके खाते से वो पैसे कट जाएंगे। दूसरा सवाल है कि आईपीओ में अप्लाई करना कब होता है।
आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आमतौर पर 3 दिन मिलते हैं। आखिरी दिन 5 बजे से पहले पहले अप्लाई का काम निपटा लेना होता है। जब हम कहते हैं कि 5 बजे, तो इसका मतलब होता है इसमें अप्लाई करने के अलावा पेमेंट करना और उस पेमेंट का ऑथराइजेशन भी गिना जाता है। मतलब कि 5 बजे तक आपके पेमेंट का ऑथराइजेशन भी हो जाना चाहिए। अप्लाई करते समय आपको पैन, डीमैट अकाउंट नंबर, कितने शेयरों के लिए अप्लाई कर रहे हैं जैसी तमाम डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लेना होगा। गलत डिटेल आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा सकती है, और अगर आप किसी अच्छे खासे आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप हो सकता है एक अच्छे खासे मुनाफा कमाने का चांस गवा दें। अब सवाल उठता है, लॉट साइज क्या होता है? आईपीओ लाने वाली कंपनी के शेयर खरीदने के लिए शुरू में इकट्ठे कुछ शेयर खरीदने होते हैं, इसे ही लॉट साइज कहते हैं। यानी मान लेते हैं कोई फला कंपनी है, वो आईपीओ ला रही है, उसके आईपीओ में हिस्सा लेने के लिए जो लॉट साइज तय किया गया है उतने शेयर आपको खरीदने ही होंगे, कम से कम। उससे ज्यादा आप चाहें जितने खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। अब आता है सवाल कि कितने लॉट के लिए अप्लाई करें। बहुत सारे निवेशकों को लगता है कि जितने ज़्यादा लॉट के लिए अप्लाई करेंगे शेयर मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर फिर भी आपने मन बना ही लिया है तो कौन रोक सकता है, कीजिए। लेकिन अप्लाई करने से पहले कंपनी की कुंडली अच्छे से खंगाल लें, क्योंकि अगर बिजनेस में दम लगे तो ही ज़्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। दरअसल होता यह है कि कई बार लोग टुटपुंजिया कंपनी के भी ढेरों लॉट लेकर के बैठ जाते हैं, फिर बाद में जब कंपनी घाटे में लिस्ट होती है तो उन्हें अच्छी खासी चपत लगती है। अब अगला सवाल होता है कि कट ऑफ प्राइस क्या होता है। आईपीओ लाने वाली कंपनियां एक शेयर के लिए प्राइस रेंज तय करती हैं, यानी एक कोई फिक्स दाम की बजाय एक रेंज तय की जाती है। इसे ऑफर प्राइस या फिर कट ऑफ प्राइस भी कहते हैं। सबसे कम दाम जो होता है उसे लोअर प्राइस बैंड के नाम से जाना जाता है, और जो सबसे ऊपरी प्राइस होता है उसे अपर प्राइस बैंड कहते हैं। निवेशक के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो रेंज के बीच में से कोई एक रकम चुनकर उस पर बोली लगा दे, या फिर कट ऑफ ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। कट ऑफ ऑप्शन चुनने पर अपर प्राइस बैंड के हिसाब से आपके पूरे पैसे खाते में ब्लॉक हो जाएंगे। उदाहरण से समझाते हैं तो आसानी होगी। मान लेते हैं प्राइस रेंज एक आईपीओ का 32 से 36 रुपए। कट ऑफ ऑप्शन चुनने वाले निवेशक 36 रुपए के हिसाब से उस लॉट साइज के लिए पैसे जमा करेगा। अब मान लेते हैं कंपनी ने उस रेंज में से 34 रुपए पर अपना डील फाइनल किया, यानी तय किया कि 34 रुपए एक शेयर के हिसाब से वो निवेशकों को शेयर जारी करेगी। ऐसे में निवेशकों को जो एक्स्ट्रा 2 रुपए हैं, यानी उसने 36 रुपए जमा किए हैं, तो जो एक्स्ट्रा 2 रुपए हैं वो वापस लौटा दिए जाएंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डिटेल जरूर देख लें। आईपीओ लाने से पहले कंपनी शेयर एक्सचेंज को एक कागज देती है, इसे टर्म्स में DHR भी कहते हैं, जिसमें आईपीओ से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स होती हैं। अप्लाई करने से पहले इस दस्तावेज को पढ़कर आप कंपनी का सारा कच्चा चिट्ठा जान सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो आता है वो ये है कि आईपीओ कैसे चेक करें कि आपको शेयर मिले हैं या नहीं मिले हैं। शेयरों को जारी करने का जिम्मा जो होता है वो आईपीओ रजिस्ट्रार का होता है। अलॉटमेंट की तारीख वाले दिन आईपीओ रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना पैन नंबर देना होगा। वो भरने के बाद आपको दिख जाएगा कि आपके नाम पर शेयर अलॉट हुए हैं या नहीं। शेयर अलॉट होते हैं तो आपको मेल और मैसेज के जरिए भी शेयर अलॉटमेंट की जानकारी दे दी जाती है। ये तो हो गया आईपीओ पुराण। अब जानते हैं कि हाल फिलहाल खुल रहे आईपीओ कौन से हैं और उनकी क्या क्या डिटेल्स हैं, वो भी बता देते हैं। पहला आईपीओ था इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसका आईपीओ 21 नवंबर से 23 नवंबर तक अप्लाई करने के लिए खुला था। आईपीओ का लॉट साइज 460 शेयरों का था, यानी कम से कम 460 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी। इसका प्राइस बैंड रखा गया था 30 से 32 रुपए। इस आईपीओ को कुल करीबन 39 गुना सब्सक्राइब किया गया था। इसके शेयरों का अलॉटमेंट 24 से 27 नवंबर को हो सकता है, लिस्टिंग 28 नवंबर को हो सकती है। इसके बाद था कतार में बहुत चर्चित आईपीओ टाटा टेक का। टाटा टेक का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 22 नवंबर से 24 नवंबर के लिए खुला था। लॉट साइज था 30 शेयरों का और प्राइस बैंड था 475 से 500 रुपए का। 2 दशकों में टाटा ग्रुप का ये पहला आईपीओ है। खबर लिखे जाने तक ये आईपीओ 24 नवंबर शाम 5:30 बजे तक 69 गुना सब्सक्राइब किया गया था। अलॉटमेंट की तारीख 30 नवंबर है और शेयरों की लिस्टिंग 5 दिसंबर को हो सकती है। तीसरा आईपीओ रहा फेड बैंक फाइनेंशियल्स का। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, यानी एनबीएफसी। ये आईपीओ भी 22 से 24 नवंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। आईपीओ का लॉट साइज 107 शेयरों का था और प्राइस बैंड 133 से 140 रुपए था। फेड बैंक का आईपीओ भी आखिरी दिन पूरा सब्सक्राइब हो गया था। इसे करीबन 2 गुना ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला था। शेयरों का अलॉटमेंट 30 नवंबर को और लिस्टिंग 5 दिसंबर को हो सकती है। चौथा आईपीओ है गंधार ऑयल रिफाइनरी का। ये एक व्हाइट ऑयल बनाने वाली कंपनी है। गंधार ऑयल का आईपीओ 22 से 24 नवंबर तक खुला था। आईपीओ का लॉट साइज 88 शेयरों का था और प्राइस बैंड था 160 से 169 रुपए। 24 नवंबर को शाम 5:30 बजे तक इस आईपीओ को 64 गुना सब्सक्राइब किया गया था। इसके शेयरों का अलॉटमेंट भी 30 नवंबर को और लिस्टिंग 5 दिसंबर को हो सकती है।
पांचवा आईपीओ रहा फ्लेयर राइटिंग का। पेन बनाने वाली इस कंपनी ने आईपीओ के लिए 49 शेयरों का लॉट साइज तय किया था। आईपीओ के लिए 288 से 304 रुपए का प्राइस बैंड तय किया गया था। शाम 5:30 बजे तक आईपीओ के लिए 46 गुना से ज्यादा बोली मिली थी। फ्लेयर राइटिंग के शेयरों का अलॉटमेंट 30 नवंबर को हो सकता है। अगर आपको शेयर मिले तो 4 दिसंबर को आपके डीमैट खाते में शेयर दिखने लगेंगे। शेयरों की लिस्टिंग 5 दिसंबर को हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि आईपीओ से जुड़ी आपकी सारी उलझनें मैंने करीब करीब सुलझा दी हैं। अगर कोई और सवाल हो या फिर कोई और मन में क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर दें। हम एक और वीडियो बनाकर उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है उपासना और देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।